प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि आइए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करा दें, मोहब्बत करा दें। ये बिल्कुल बात सही है। और देखिए क्लास 10th जो अपना है बच्चा जी, अब तक आपने जो भी पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद अपने पढ़ा मेटल्स नॉन मेटल्स, आपने पढ़ा। अब जो चौथा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सबसे हटके है। यहाँ पर केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटे हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा फैक्टर डालता है यहाँ पर। अच्छे सिर्फ कार्बन के बारे में, इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ठीक, ये सिर्फ कार्बन का खेल है यहाँ पर। तो आप देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत मज़ा आएगा। जितना ये लेक्चर 1 है, इसमें थोड़ा हम बेसिक बात करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, उतना हम गहराई में भी नहीं जाएंगे, सिर्फ उसकी ब्रीफ मतलब पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन होगा। अगले लेक्चर में आपको हम बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाना सिखाएंगे। ठीक, तो शुरू करें इसका लेक्चर। हाँ सर, शुरू किया जाए। तो प्यारे बालक जी, आप जानते हैं केमिस्ट्री को हम लोग मुख्य 3 भागों में बांटेंगे: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज अपना शुरू होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक सर, अभी तो सर कैसे बता रहे हैं, बुक तो मेरे रखी है। हाँ बच्चे, अभी आपको बुक है कि जब कब हायर क्लास में जाओगे, क्लास 12 में जाओगे, इसके बाद प्लस 2 जब 11 12 पढ़ोगे, वहाँ आपको सब विषय क्लियर मालूम चलेगा। और कभी इसके आगे ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ तो परफेक्ट इसका एक चैप्टर बुक ही बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, देखिए अब फिजिकल केमिस्ट्री बचे, हम केमिस्ट्री को मुख्य 3 भागों में बांटे थे। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें बचे जी हम लोग, देखें कभी अपने मित्र से, अपने दोस्तों से पूछिएगा, सर कि बताओ भैया जी फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है। इसका बहुत 90% लोग इसका सही आंसर नहीं बताएंगे आपको। ठीक, देखिए इसका मुख्य आंसर क्या होता है। जिसमें फिजिक्स के लॉ को यूज़ करते हुए, जिसमें फिजिक्स के जो भी फार्मूलेस हैं उसके लॉ को यूज़ करते हुए हम केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का नियम लॉ होगा, फिजिक्स लॉ यूज होगा, फिजिक्स के नियम यूज होंगे और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को, केमिस्ट्री की समस्या को हम सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, अब देखिए ऑर्गेनिक तो, इनऑर्गेनिक तो पता चल गया कि जितने 117 एलिमेंट है सर, 118 में से क्यों कम बढ़े। सिर्फ मैं कार्बन को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कार्बन को छोड़कर सारे एलिमेंट्स के बारे में आप जो भी उसकी भौतिक और फिजिकल केमिस्ट्री के भौतिक और फिजिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हो, ये क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या, सिर्फ कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, सिर्फ कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। और आपका चैप्टर भी शुरू होगा बच्चे जी, जिस चैप्टर का नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको नोट्स में बनाइएगा बच्चे जी, ये नोट्स में आपको पूरे बनाते चल रहे हैं। आपको देखिए समय खूब बचता बच्चे जी। कार्बन और एवं उसके यौगिक, ठीक, चैप्टर का नाम अपना। तो बच्चे हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ स्टडी विथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कहते हैं ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसमें हम लोग जिसके बारे में हम समस्या को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि या तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, या तो प्रकृति से होगा, या प्राकृतिक, या तो नेचुरल प्रोसेस से बना होगा, या तो नेचुरल से होगा, या तो नेचुरल से निकला होगा, या तो नेचुरल प्रोसेस से बना होगा। इसको हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, या तो नेचुरल होगा या तो नेचुरल प्रोसेस से वो बना होगा। ठीक, नेचुरल कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चे हम नेचुरल कंपाउंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि नेचर से बना है, नेचर से या नेचुरल प्रोसेस से बना है। ठीक, ओके, चलो बच्चे चैप्टर अपना शुरू नहीं हो रहा, इससे हम लोग बेसिक बातें करेंगे पूरे इस लेक्चर में। आपको थोड़ा सा हम लास्ट में फील दिलाएंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद तो लेक्चर नंबर 2 का इंतजार कीजिएगा, बहुत भावकाल और टाइट लेक्चर आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सर मेरा सेंटअप एग्जाम है, कोई टेंशन मत लीजिए बच्चा जी, जितना हम लोग पढ़ लेते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि आपका मेन टारगेट है कि बोर्ड आपका अच्छे से जाना चाहिए। तो हम लोग नवंबर लास्ट तक या दिसंबर तक हम लोग आराम से सब कुछ ख़त्म कर लेंगे, और पूरा जनवरी और आधा फरवरी जो भी होगा अपना पूरा डिटेल में हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन अभी शुरू कर दीजिए अपने घर पे। चलो, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिमरे ने क्या बोला था 1784 ईस्वी में कि जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, इसको उन्होंने तीन बार में बताया था, 3 चीज़ से बना होगा। या तो खनिज से होगा, नेचुरल कंपाउंड बने तो वजह जी ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो खनिज होगा, उसमें खनिज से बना होगा, या तो जंतुओं से बना होगा, या तो वेजिटेबल से यानी वनस्पति से बना होगा। वनस्पति में पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु से, या तो खनिज। ठीक, अब दूसरे वैज्ञानिक है जिसको आप तो जानते हो, सर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री आधुनिक
हम लोग विज्ञान के पिता, केमिस्ट्री के पिता कहते हैं इनको, रासायनिक शास्त्र के पिता एंटोनी लेवेज़ियर। तो सर एंटोनी लेवेज़ियर जो थे, इन्होंने कहा था कि ऑल नेचुरल कंपाउंड्स हैव कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। जितने नेचुरल कंपाउंड हैं, जितने कार्बनिक यौगिक हैं, या तो कार्बन का होंगे या तो उसके एक उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा ही होगा। ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इनके अनुसार? उन्होंने कहा था स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं, ठीक, जिसे हम लोग कार्बन का रसायन बोलते हैं। ये लेवेज़ियर का अपना मत है, उनका विचार है। नोट हो गया? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ें। बहुत सुंदर नोट्स बना के लाया हूँ। आज थोड़ा सा राइटिंग पर बताओ, कुछ तारीफ करते जाओ कि क्या राइटिंग पहले से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। मैं बोला था मैं आपके लिए मैं राइटिंग अपना सुधारूंगा। बोल बच्चा जी कैसा राइटिंग अब दिख रहा है कि नहीं? चलो अब बात करते हैं हम लोग बच्चा जी की, पहले तो जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। तो हम लोग पहले कार्बनिक यौगिक में और अकार्बनिक यौगिक में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सर अपने इसमें इंग्लिश बहुत भरमार यूज किए हैं, जरूरी है बच्चा जी, इतना इंग्लिश तो मेरे प्यारे बच्चे को आ ही जाता है और आना भी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। देखो इसको अपन क्या पढ़ा था, जो नेचुरल से होगा या तो नेचुरल प्रोसेस से बना होगा, जिन्हें हम प्राकृतिक या प्राकृतिक प्रक्रिया से हम लोग बनाया गया होगा, प्राप्त करते होंगे। इससे अकार्बनिक में जिन्हें हम सिर्फ खनिज से प्राप्त होता होगा, जो सिर्फ खनिज से प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए कार्बनिक में क्या आएंगे, मीथेन, एल्कोहल, एक्जिलिक एसिड, ठीक। और इसमें देखें जैसे हाइड्रोक्लोरिकम, सल्फ्यूरिकम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, अकार्बनिक। तो कुछ बच्चे अब बहुत लोग से पूछेंगे तो इनका कहना ऐसा होता है कि कार्बनिक मतलब क्या होगा, तो लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा तो कार्बनिक क्यों कहलाएगा। ये बहुत डाउट है बच्चों में, तो अब से मैं ये पूछ लूँ तो फिर बताओ CO2 क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि कार्बन या हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा तो कार्बनिक क्यों कहलाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन है तो क्या है बताइए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो पहले मन में अपने अपने मन में या कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर छोड़िए कि CO2 क्या है, क्या है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। चलो देखो यहाँ पर बहुत सारे भ्रम टूटेंगे बच्चा जी। CO2 आपको 2 ऑप्शन दिया हूँ कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ठीक। जल्दी से इसका आंसर सोच ले मन में, क्योंकि कहना है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं तो हाइड्रोकार्बन है, ओके। तो बच्चे इसका आंसर आपने जो भी सोचा होगा कि इनऑर्गेनिक है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई C और O2 से कोई मतलब नहीं है कि कार्बन है तो कार्बनिक ही होगा, जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर भी था। एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे, इतना पहले नोट्स दिखा दें, आपको कुछ छूटा तो नहीं ना प्यारे जी, प्यारे वाला का कुछ नोट्स तो नहीं छूटा सर जी। चले 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 अब बताएं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaOH CO3 ये क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। ओहो सर जी, तो मुझे तो कन्फ्यूज है बच्चा जी लोग, क्योंकि इसमें तो भाई हाइड्रोजन दिख रहा है तो क्या कहेंगे, और कार्बन भी दिख रहा है। अरे हाइड्रोजन और कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन होगा। सॉरी बालक जी, ऑप्शन बी होगा, ये भी इनऑर्गेनिक है। तो सर हम किसको बोलने के ऑर्गेनिक है, कैसे पहचानेंगे बच्चे, यही तो खेल है, यही तो मिस्ट्री है, यही तो रहस्य है। इसी मिस्ट्री को केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आपको एक बेहतरीन, मैं आपको टीचर दिखा देना चाहूँ केमिस्ट्री की आपकी कौन से मेंटर हैं जिनसे नोट्स बना रहे बच्चे जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई इनसे पढ़ के। चले एक बार देख लीजिए अपने टीचर का चेहरा फेस, ये आपकी केमिस्ट्री की मेंटर होंगी आपसे। शायद ये लेक्चर में हमारे प्रोवाइड ना हो, लेकिन जो भी इनके लेक्चर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक। चलो और उम्मीद कर देखना भाई तुम धुआं उड़ा दोगे, आप लोग गर्दा उड़ा दोगे। चलो तो नोट, अधूरा ज्ञान है बच्चा जी, जो लोग बोलते हैं ना कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा वह कार्बनिक होगा, ये अधूरा ज्ञान है। और 99% हमको भी जब पहले पढ़े थे हम किसी टीचर से तो वैसा ही सिखाएगा हम लोग को कि हाइड्रोजन कार्बन से होगा तो हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा बच्चा जी ये। तो सर कैसे पहचानेंगे हम, आओ बोला ना आपके पास बहुत बेस्ट मेंटर मिली है। तो अच्छा है, हमारे पास जो भी पिछले वर्ष के भी टीचर थे तो बहुत मस्त हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना हम लोग प्लेटफॉर्म से टीचर को चुनते हैं उनसे पढ़ते हैं, बहुत बेस्ट फैकल्टीज हैं। तो आपको यूट्यूब वाले से नहीं, ये यूट्यूब पर जितना कचरा किए हुए हैं उनसे आप बेहतर पढ़ने जा रहे हो। चलो अब कार्बनिक यौगिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा लेकिन उसमें बच्चे जी कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जी, कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो इसका मतलब, तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ ई लिखा होना इसे इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अदला साझेदारी की जाती होगी, ठीक, उसको बोलते हैं संयोजन, सहसंयोजन। और सर पूर्ण शेयरिंग क्या हो रहा था, आयनिक बंधन में।
आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, पूरा पूरा जैसे सोडियम ने पूरा क्लोरीन को आयन दे दिया अपना, तो आयनिक बॉन्ड बना रहा था, आयनिक यौगिक बना रहे थे। लेकिन ये स्वसंयोजक बंधन में कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है बच्चा जी, इसमें शेयर होता है, पूरा पूरा हम नहीं देते हैं, शेयरिंग करते हैं मिलजुल कर, थोड़ा तुम लो थोड़ा मैं लो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कार्बन एक है और इसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हो गया। देखिए बच्चे कितना शानदार है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक कार्बन है, ठीक। और देखिए कार्बन के वैलेंसी क्या होती है, पहले इसकी परमाणु संख्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ से जानते हैं, 6 होता है ना। तो इसका कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, 2 और 4, क्योंकि के सेल में 2 भरेंगे और एल सेल में 4, क्योंकि टोटल इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहर कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, ठीक। अब देखें या तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या 4 किसी से लेगा। तो बच्चे इसके लिए दोनों असंभव है, न 4 किसी को दे सकता है, न 4 ले सकता है। हम इससे बात करेंगे क्यों, तो देखिए हाइड्रोजन से मान हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो उसके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। अब क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2, इसके बाद 2 चाहिए, कम से कम के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे आपस में दोनों शेयर कर लेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयरिंग की आपस में, दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अब एक इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक कार्बन का आपस में शेयर कर लिए, इसको शेयर कर लिए, इसका शेयर कर लिए, इसी जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, इसी को बोलते हैं बच्चे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बच्चे कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक। और इस ये बच्चा जी जो भी होता है, क्या होता है कि उसमें शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इसमें, शेयर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ट्रांसफर कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें शेयर होता है, ठीक। वही बातें आप लिखा हूँ, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये इसको क्या बोलेंगे बच्चे जी हम, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े, कुछ भी जुड़ सकता है कार्बन, देखिए जैसे कि एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं है। ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कार्बन के अलावा हेट्रो एटम्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, हेट्रो एटम्स दूसरे आइटम भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन भी आ गया, सिर्फ मोनो आइटम नहीं, एक हाइड्रो आइटम भी हो सकता है, एक अलग विषम उसमें जुड़ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ शेयरिंग करना है। अब देखिए, अब कुछ हम थोड़ा और, अभी हम लोग सिर्फ इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास। देखिए एक आया था वाइटल फोर्स थ्योरी आया था, इन्होंने क्या बोला था कि जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने कार्बनिक यौगिक हैं, इसको ईश्वर ने, इसको सिर्फ ईश्वर ने बनाया, इसको मनुष्य नहीं बना सकता, ये सिर्फ नेचर में बना होता है, इसको मनुष्य नहीं बना सकता है, ठीक। अब ये थ्योरी क्या होगी बच्चे जी, ये थ्योरी को फ्रेडरिच होलर ने क्या किया, इसके द्वारा इसको अप्रमाणित कर दिया, इनवैलिड कर दिया। नहीं तुम जो बोलते हो कि मनुष्य नहीं बना सकता है, लेकिन उन्होंने इस वैज्ञानिक ने फ्रेडरिच होलर ने क्या किया, इसको बना के दिखा दिया, प्रयोगशाला में लैब में बना के दिखाया। कैसे बनाया, तो इन्होंने क्या किया बच्चा जी, इतना नोट हो गया, हाँ सर। इन्होंने क्या किया कि लवण से सॉल्ट लिया और सॉल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया। कैसे, अब प्रयोगशाला में पहली बार बनाया जी, पहली बार बनाया था ये, पहली बार इन सॉल्ट से ऑर्गेनिक बना दिया। उन्होंने क्या किया कि कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया था और कार्बनिक लौन लिया था, उसको हीट किया, हीट करने पर उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। सर वो क्या था, उस थोड़ा नाम बता दीजिए उसके। चलो अरे मान लीजिए कार्बनिक लौन था, उसको हीट किया उन्होंने तो कार्बनिक यौगिक बना। इसको एक बार इंग्लिश में तो एक बार हिंदी में लिखा हूँ। इतना अच्छा कंप्लीट नोट्स बच्चे जब कभी नहीं मिलेगा, इतना बेहतर अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, तो इसको आपको शेयर करना एक बार तो बनता है। इसीलिए बच्चे जी फ्रेडरिच ऑफ होलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, ठीक है। तो इनको फादर का नाम दिया गया। और इन्होंने उपरांत जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको इन्होंने इनवैलिड साबित किया, उसको अप्रमाणित किया। अब तो क्या था वो, जिससे इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को इन्होंने यूरिया में बदल दिया था, ठीक। कैसे, तो देखिए इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइड को यूरिया बदल दिया, ठीक है। अमोनियम साइड क्या है बच्चे जी, एक अमोनियम साइनेट क्या है, अमोनियम साइनेट क्या है, साइनेट, अमोनियम साइनेट छूट गया क्या, थोड़ा वर्ड सीधा करना पड़ेगा, SYAN, इस वर्ड को मैं थोड़ा सा सीधा कर, एक बार फिर से लिख, थोड़ा वर्ड ये मिस्टेक हुआ है, कोई टेंशन नहीं मेरा जी, होता है थोड़ा बहुत। इन्होंने अमोनियम साइनेट क्या किया था बच्चे, यूरिया में बदल दिया था,
ठीक। यानी अम्योनिज्म क्या है, अकार्बनिक लवण है, इसको इन्होंने कार्बनिक यौगिक में बदल दिया। ठीक। अब उसका थोड़ा फार्मूला देख लीजिए। अमोनियम साइड का फार्मूला क्या होता है, NH4CNO। ठीक। इसको उन्होंने क्या किया, कार्बन यूरिया बदल दिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है जी, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक। सर ये कैसे कैसे बॉन्ड लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रही क्या क्या बॉन्डिंग है। आपको ये टेंशन मत लो, ये सब सिखाया जाएगा, यही तो चैप्टर पढ़ना है। इसीलिए तो बताओ ये चैप्टर थोड़ा डेंजरस हो जाता है, लेकिन आपके लिए फेवरेट हो जाएगा, आपका ये फेवरेट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसा बोलता हूँ कि थोड़ा ये आप चैप्टर में थोड़ा सीरियस चलेंगे आप लोग, जो भी अब समय भी कम है, आपको सब कुछ समझते चलना है, डेली रिवीजन भी करना है, थोड़ा पीछे से भी करना है, आगे से भी, और बाकी विषय को भी आपको पढ़ना है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश जो भी है आपके, सबको थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है। अब देखिए, पहली बार यूरिया किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था, वोलर ने। सेकेंड बार ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन क्या बना था, पहला जो बना कंपाउंड क्या था, यूरिया था। दूसरा क्या था, एसिटिक अम्ल था। तीसरा कार्बनिक अम्ल क्या था, मीथेन गैस था। ये किसी को पता नहीं होगा, ये थोड़ा जनरल साइंस बता दिया गया। मानता हूँ कि पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके पास नॉलेज है। तो जो पहला किसने बना था, तो इसको तो अपने समझ लें कि फ्रेडरिच वोलर ने बनाया था। दूसरा क्या था, इसको कोलबेस ने बनाया था, कोलबेस KOLBES, कोलबेस, इसको कोलबेस ने बनाया था। और तीसरा जो था मेथेन गैस, इसको किसने बनाया था, इसको ब्रेथलेट ने बनाया था। किसने बनाया था, ब्रेथलेट ने। चलो अब थोड़ा अब कार्बन का इंट्रोडक्शन किया जाए। सर कब से चैप्टर का ही नाम है कार्बन और इसके यौगिक, तो अभी तो कार्बन के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं अभी हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा समझ रहे थे। अब कार्बन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं, यानी चैप्टर ये इंट्रोडक्शन का ही रहेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप होगा जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा आपको अगले लेक्चर के लिए। तो कोई बच्चा ऐसा मत करना कि डायरेक्ट दूसरे लेक्चर में कुछ जाना, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, इसको कंप्लीट आप देखोगे, नोट्स बनाओगे और एक बार NCERT पढ़ के तैयार रहोगे अगले लेक्चर के लिए। ठीक है सर, लेक्चर जल्दी जल्दी मिलेगा, हाँ बिल्कुल आपको तेजी तेजी में लेक्चर मिलेगा। चलो, कार्बन, कार्बन क्या है बच्चे, इसके परमाणु संख्या कितना होता है, 6। सिंबल क्या होता है, C। इसकी परमाणु संख्या 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे भाई, 9th क्लास में पढ़ के आए होते ना, KLMN सेल होता है ना, तो पहले में कितना बढ़ता है, के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, अब 6 में से 2 गया, 4 बचा, तो अगले में 4 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसके आउटर मस्ट सेल में, इसके बाह्यतम कक्ष, इन बाह्यतम कक्ष हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटर मस्ट सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब देखिए बच्चा जी इसके पास समस्या क्या है। अच्छा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्ष में। एटॉमिक नंबर कितना होता है, अच्छा आपको कोई पूछे कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, तो परमाणु संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की जो संख्या होती है किसी परमाणु में, वही उसके एटॉमिक नंबर होता है, वही उसके परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहोगे, परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कोई भी एटम क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल होता है। कब, क्यों क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जैसे आपने कार्बन लिया, कार्बन, तो कार्बन में क्या है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही उसमें इलेक्ट्रॉन थे, जिसको अपने ऐसे भर के दिखाया था। हाँ सर, इसीलिए देखो +6 का चार्ज, अब 6 का -4, दोनों का सेम आवेश होता है बच्चे, जैसे एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसीलिए दोनों क्या हो गए आपस में निष्क्रिय, यानी 0 हो गया, इसलिए न्यूट्रल हो गया। ठीक है, उदासीन होते हैं। आगे बढ़े, अब चलो, अब आपको थोड़ा कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है बच्चे जी। हाँ, आपको ये भरने तो आ गया ना, आप दिक्कत तो नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे क्लास 9th में, अभी मेटल एंड मेटल में थोड़ा समय के लेक्चर लिया था, उसमें भी किया था। हाँ, अब देखिए कार्बन का मास कितना होता है, 12 mu, या इसका यूनिट बोलो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, यानी कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12। अब चलो, अब हम बात करते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स, सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, आपने कार्बन नहीं लिया तो कार्बन के ले लो 2 और लास्ट में 4। अगर तुम मान लो कि यहाँ लेते हो मैग्नीशियम, तो 2, 8, 10 और 2, 12, क्योंकि इसका 12 होता है। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहर वाले सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं के सबसे बड़ा खेल है, इन्हीं पर पूरी ये केमिस्ट्री दौड़ेगा, जो भी होगा इनसे ही होगा, ये वाला सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है। यानी किसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कौन होता है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्यतम सेल वाला, सबसे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसी भी तत्व की अभिक्रियाशीलता यानी उसकी रिएक्टिविटी हम लोग उसके आउटर मोस्ट सेल पर ही निर्भर करती है, उसी पर ही हम लोग बताएंगे कौन तत्व कितना इलेक्ट्रॉन हाई रिएक्टिव है कि लो है, उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है।
वजह मैं थोड़ा इतना गोल नहीं बना पाया हूँ, थोड़ा आप लोग ज्योमेट्री से बनाइएगा अच्छा सा गोल सुंदर सुंदर। मैं इसे हाथ से बनाने, आप लोग थोड़ा इसको ज्योमेट्री का इस्तेमाल कीजिएगा। चलो, आपने पढ़ा कि ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद एक सेल होता है, ये तो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2, क्योंकि 6 भरना है कार्बन के लिए, 2। बाहर में कितना भर दोगे, 4, 6 हो गया। ये बाहर वाला जो सेल में इलेक्ट्रॉन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वाले सेल को क्या बोलते हो, के सेल, दूसरे वाले को केल, इसके बाद एम एन, ऐसा पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दूसरे में 8, उसके बाद 18। चलो, कार्बन का बचा, ये कार्बन के लिए क्या है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4, ठीक। यानी उसके जो अब देखो कार्बन के पास क्या होगा, ये अपना ऑस्टक नियम का पालन करेगा और ऑक्टेट रूल का पालन करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, या किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये दोनों इसके लिए संभव होता है। इसीलिए कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। हमेशा कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सहसंयोजक बंधन बनाता है। ये शेयरिंग करता है, ये 4 किसी को देगा नहीं, किसी से लेगा भी नहीं, आपस में उनसे मिल के शेयर कर लेगा। कार्बन की उपस्थिति क्या है बच्चा जी नेचर में, आप थोड़ा बेंसेट पढ़िएगा बच्चा जी आज जाके, ठीक है। कार्बन की उपस्थिति बच्चा जी नेचर में क्या है, यानी भूपर्वृत्ति में क्या है, 15वां सबसे परिचित मात्रा है। सबसे पहले क्या है, सबसे पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो एल्युमिनियम है, ठीक है। 15वां कार्बन है बच्चे। इसका नेचर में बहुत कम होते हुए भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है, हर चीज़ में। यहाँ देखो, ये पेन बना है, पेन कार्बन से बना होगा। हमारे शरीर में जो डीएनए है, डीएनए भी किससे बना है, उसकी जो सेल्स है उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना है, कार्बन से बना है। तो कार्बन बहुत जगह, हर जगह कार्बन मिलेगा आपको। ये मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल, इसकी जो भी ये हो डिस्प्ले होगा, इसकी बॉडी बनी होगी, सब में कार्बन है। बिना कार्बन में कोई चीज़ बना ही नहीं सकता। इसके लिए बच्चा जिस पर केमिस्ट्री चलती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15वां सबसे प्रचुर मात्रा तत्व है, 15वां स्थान है इसका पाए जाने वालों में। पृथ्वी की अर्थकष्ट से खनिजों के रूप में केवल कार्बन कितना है, 0.2% कार्बन है। किसके रूप में बच्चा जी, खनिज के रूप में पूछे तो, ठीक है। चलो, और वायुमंडल में कितना है, वायुमंडल में कितना है, CO2 के रूप में। देखो, खनिज के रूप में पूछे तो 0.2%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पूछेगा, किसके रूप में पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पूछेगा, तो 0.03%, 0.03% है CO2 है। अब देखो एक बात जो मैं समझा रहा था कब से, कि कार्बन हर जगह है। हमने कहा कि हमारे आसपास अधिकांश जितनी वस्तुएं हैं कार्बन से बनी है। यहाँ तक कि हम चलो साइंस बायोलॉजी में ढुकाते हैं, आपको डीएनए में चलते हैं। डीएनए क्या होता है, वो चीज़ धागे में संरचना होती है, जिसमें ये प्रत्येक खंड है, इसको हम डीएनए बोलते हैं, धागे संरचना को, ठीक। अब ये जिसके डीएनए में ये वाला है, दिख रहे खंड, ये सब किससे बने, प्रोटीन, ये भी कार्बन से बने हैं। कार्बन आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे क्यों नहीं सकता है, ट्रांसफर क्यों नहीं करता है, आयन का आदान प्रदान करने के कारण कार्बन आयनिक यौगिक क्यों नहीं बनाता है। लेकिन देखिए इसके लिए समस्या क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता है, क्यों हमेशा वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, क्यों। तो देखिए, अब चलो इसको हम चर्चा करते हैं। आयनिक बॉन्ड, यानी देखो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसमें क्या होता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी एक परमाणु से, एक इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण ट्रांसफर, ये क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब चलो कार्बन के लिए हम लोग केस चेक करते हैं, क्या दिक्कत है इसके साथ। चलो, आपने बनाया, पहले तो आप दिखाते हैं आयनिक के बारे में, दिखाना कैसे होता है। जैसे आपने दिखाया सोडियम के लिए कितना होता है, 2, 8, 10 एक इलेक्ट्रॉन, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्लोरीन, इसमें बाहर में कितना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चे, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग कर देगा, ये सेल को त्याग कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसने एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसीलिए सोडियम का 10 बना लिए, किसे दिया है। और क्लोरीन ने क्या किया बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन किसे लिया है, तो क्या बना दिया, क्लोरीन में एक आयन, माइनस आयन बनाया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो कब यहाँ क्या हो, यहाँ पर अच्छा प्लस चार्ज क्यों आया बच्चा जी, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दी के प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि आपने पढ़ा था कि किसी भी, मान लो सोडियम के पास इसका परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अपने एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये
तो क्या बच गया अब इसके पास, अब क्या हो गया, अब इसके पास 11 प्रोटॉन तो था ही, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर हम कर नहीं सकते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, यहाँ प्रोटॉन छिपे होते हैं उन बीच में। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घट गया एक, तो देखिए 11 प्लस और 10 एक ओवर एक प्लस ज़्यादा हो गया, यानी एक प्लस आ गया इस पर चार्ज, इस पर एक माइनस आता है। एक आप लिखो या एक मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक लिखिए आप एक ना लिखे आपको कोई समस्या नहीं है। प्लस का मतलब ही बताता है कि जो कटायन आपने लिखा है वो कैसा कटायन हो गया, वन चार्ज वाला। अब देखिए बच्चे, ये सोडियम और ये कटायन आपस में मिल गए हैं, इनके बीच जो फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस यानी इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, ठीक। और इसी को बोला जाता है स्थिर, इस फोर्स को बोला, इसी के कारण इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी से जो भी कंपाउंड बनते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब चलो एक बात हम तो ये तो बहुत पहले जानते हो कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को, और विपरीत आवेश है, कहीं पर प्लस है कहीं माइनस है, तो एक दूसरे का अगर अट्रैक्शन करेगा। हाँ सर, और इस आकर्षण के को आयनिक बंधन के रूप में जाना जाता है। तो सर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, देखो इसमें क्या पड़ा, वहाँ तो अपन देखा कि इलेक्ट्रॉन का अदला बदली हो रहा था आपस में, पूर्ण ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण कार्बन के कारण परमाणुओं के बीच जो इंटरेक्शन होता है, एक अंतःक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जिसे आपने देखा कि एक हाइड्रोजन था और ये दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस में यूज करता है, H2 में, लेकिन दो, इसका मतलब दो हाइड्रोजन हो गया। अब इसको कैसे करें आप, तो क्या करें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक, दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेंगे। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से एक इधर से। इस हाइड्रोजन के पास भी एक खुद का और एक किसका, दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। यानी यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यहाँ पर। तो कैसे हो गया, H और ये दूसरा H, दोनों मिलकर क्या बना दिया आपस में शेयरिंग करके, इस बॉन्ड को बोलते, तो ये इन्होंने बना दिया H2। क्या बना लिया, H2। अब कार्बन, अच्छा देखिए एक सवाल था बच्चे जी, चलो बाबू रो रही थी, कोई बात नहीं, कुत्ता देखे डर रही थी। देखिए एक सवाल है आपसे कि बच्चे जी, कार्बन हमेशा क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमेशा क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमेशा क्यों, वाई। ये तो बात याद रखना कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन बनाता है, लेकिन वाई, रीज़न, कारण दीजिए सर जी हमको। हमारे बच्चे तो रटेंगे नहीं, रटने वाला है नहीं, सबको रट जाएंगे, रट जाएंगे, आप और हम तो भाई बिल्कुल नहीं। चलो देखो ऐसा क्यों होता है, तो हम केस 1 उठाते हैं, पहला केस लेते हैं। कार्बन, ये चलो न्यूक्लियस दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर में थे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब चाहते हैं इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आप चाहते हैं कि चलो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मान लेते हैं, आपका कहना मान लेते हैं ले लेगा, चलो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब इसका कारण हम बताऊँ बच्चे जी, हमको बताइए, आप ऐसे समझते थे कार्बन के पास पहले क्या थे, 6 प्रोटॉन, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 6 होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम, कोई भी तत्व और जो परमाणु होते हैं क्या वो उदासीन होते हैं। लेकिन आपने क्या किया, इसको 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें अपने 4 इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर लिया। अब देखिए क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या हो गया बच्चा जी, 6 प्रोटॉन तो था ही, लेकिन इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों में सेम आवेश होता है, लेकिन सिर्फ इसका पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए माइनस बढ़ गया, यानी इसलिए आप सोचते हैं चलो 4 कार्बन 4n9 बना लेगा, चलो मान लेते हैं। लेकिन देखिए भाई इससे क्या होगा, अब देखो आपको पेपर में क्या लिखना होगा, सब क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन क्यों नहीं बनाती, बंधन क्यों बनाता है, क्यों, और सहसंयोजक बंधन क्यों नहीं अथी को आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन आयनिक बंधन क्यों नहीं बना सकता है, तो आप पहला आंसर लिखेंगे। आप ये तो पहले दिखा दीजिए, डायग्राम दिखाइएगा। पहला कारण कि कार्बन के छोटे परमाणु का आकार है, देखो इसके पास बहुत छोटा है, एक सेल और दूसरा सेल। अब इसमें मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ एक छोटा सा घर है जिसमें 4 ही आदमी आ सकते थे, अब इसमें आप लोग 10 आदमी कैसे हम बैठा सकते हैं, मुश्किल होगा कि नहीं होगा, तो छोटा आइटम होता है इसका। पहले तो पता है इसके परमाणु के जो आकार होता है बहुत छोटा होता है,
कार्बन के छोटे परमाणु के कारण इसमें अधिक आप अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हो। दूसरा कि 6 प्रोटॉन के द्वारा, मान लीजिए कि 6 प्रोटॉन है, मान लीजिए आप एक क्लास के आप टीचर मॉनिटर है, आपसे बोला है कि आप बच्चे को संभालें। हो सकता है कि आप लोग 20 बच्चे को संभाल सकते हैं, पूरे क्लास को संभाल सकते हैं, लेकिन आपसे बोला जाए कि 4-5 क्लास को एक बार में संभाल दो, कि आपके लिए मुश्किल हो कि नहीं होगा। तो प्रोटॉन के साथ यही स्थिति होने वाली है। 6 प्रोटॉन तो है इसके पास, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 4 को, इतने 6 है तो 6 को संभाल सकता है, क्योंकि इसका जो आवेश होता है इसका आवेश सेम होता है। तो ये 6 को तो एकदम पकड़ के एकदम बराबर कर देगा, उनको सब शांत रखता है। लेकिन अब 4 को तो गुंडा बढ़ गया इसके पास 4 तो गुंडा बढ़ गया है, तो इसको तकलीफ होगा। यानी कहने का मतलब है कि भाई 6 प्रोटॉन के द्वारा 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, उसको संभाल कर रखना संभव नहीं है। ठीक हो गया, ये इतना रीजन दिखाएंगे केस 1 में। अब चलिए केस 2 चेक करते हैं। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब चलो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करा के देखा गया, लॉस किया था 4 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, सॉरी यहाँ पर ग्रहण किया गया था, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन तो ये ग्रहण किया था कार्बन, तो इसके लिए असंभव हुआ। अब चलो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके चेक करते हैं क्या होगा। अब तुम्हारे मन में सवाल चलो सर, जब 4 ये किसी से ले नहीं सकता है तो 4 किसी को दे सकता है। चलो इसको भी चेक करें, इसको भी चेक करें, तब क्या होगा, क्योंकि कोई भी एटम है ये न्यूट्रल होता है। अब चलो केस 2 में चलते हैं। केस 2 फिर वही, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 4, 1 2 3 4। अब आपका कहना है कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को हम त्याग कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन करेगा बच्चा जी, तो इस पर क्या आएगा, कटायन चढ़ जाएगा, यानी ये प्लस है। क्यों आ गया प्लस 4, देखिए बच्चा जी आपके पास 6 प्रोटॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास। अब क्या हुआ कि 6 प्रोटॉन तो है, क्योंकि प्रोटॉन आप इधर कर नहीं सकते हो, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का आपने त्याग किया, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए अधिक हुआ कि नहीं हो गया। अब जो संभालने वाले थे 2 को तो संभाल लेंगे, लेकिन 4 को अधिक है इनके पास, 4 को तो पाउंड को ज़्यादा है, यानी प्लस बढ़ गया, इस पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पर 4 कटायन। ये भी संभव नहीं है, इसको भी क्रॉस दिखा रहा हूँ। क्यों, तो क्यों यहाँ भी कुछ भी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी आपको कुछ लिख कर दिखाना पड़ेगा। तो चलो तो हम दिखाते हैं बच्चा जी। अब देखिए क्या होगा, अब लार्ज न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा वो अधिक हो जाएगा, क्योंकि अब देख रहे हैं 2 पहले 6 बराबर थे, अब चार्ज अधिक हो गया। तो इससे क्या होता है, परमाणु की स्टेबिलिटी भंग हो जाती है, परमाणु की स्टेबिलिटी न स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि अब चार्ज अधिक ज़्यादा हो गया है, उसके पास उसके न्यूट्रल रहती है और नेगेटिव वाले है नहीं, जितना उसके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे जब भी कुछ भी बचा जी, मैं बोलता हूँ कि तुम पढ़ो, क्या तुम 24 घंटा पढ़ते रह जाओगे, 20 घंटा पढ़ते रह जाओगे तो तुमको तकलीफ होगा कि नहीं होगा, होता है। चलो खेलते हो तुम, बोलो बच्चे दिन भर खेलो, हमेशा खेलते रहो, आराम मत करो, तो भी तकलीफ है कि नहीं। बच्चे कोई भी चीज़ लिमिट से अधिक होती है तो नुकसान करती है। चाहे यहाँ पे मान लीजिए कि 6 प्रोटॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप कहते हैं नहीं हम चलो प्रोटॉन बढ़ा लेते हैं, बच्चे प्रोटॉन बढ़ा के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ाने से भी उसका स्टेबिलिटी, स्थिरता भंग होगी, उसकी स्थिरता खत्म हो जाएगी। दूसरा बाह्यतम क्वेश्चन बच्चा जी, अब क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने से के लिए आपको बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए। देखिए बच्चा जी पहले क्या था, पहले कार्बन, बाकी एलिमेंट के पास क्या होता है, जैसे सोडियम था, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 8 थे और अंतिम 1 था। तो इनके पास मान लीजिए कि क्या है कि एक बाहर में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और प्रोटॉन यहाँ है ना, प्रोटॉन यहाँ पर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन दूर था, तो ये को छोड़ देते हैं, चलो एक तय करके अष्टक पूरा कर लिए। लेकिन अब कार्बन के पास क्या है बच्चा जी, ये पूरा स्टेबल है, 4 है। अब चाहते कि नहीं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूँ, 2 हटा दूँ, 3 हटा दूँ, तो बच्चे ये हटेगा नहीं, क्योंकि बच्चे जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है जितना ही प्रोटॉन है, और इस बिल्कुल करीब में है, पूरा छोटा परमाणु का साइज है। अब वहाँ से बच्चे छोटे घर में से निकाल के हटाओगे तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो संभव नहीं है, उतना एनर्जी आप नहीं दे सकते हो। अतः कार्बन लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये दोनों कंडीशन नहीं कर सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसीलिए कार्बन हमेशा क्या करेगा, एक रास्ता ढूंढा, बीच का रास्ता। चलो उसके पास तो भाई बंद लग गया, उसके पास बैन लगा है, तुम भाई 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते हो और 4 रिलेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कार्बन ने खोज निकाला एक अपने लिए तरीका, जिसको हम बोलते हैं स्वसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग, ठीक है। चलो इसलिए कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन करता है अपना ऑक्टेट को
पूरा करने के लिए। ठीक है सर, कितना कब से बच्चे इतना ही था, इतना मैं आपके लिए किसी भी इंट्रोडक्शन लेके आया था कार्बन के बारे में। सर कुछ सिखा कर भेजिए ना। तो चलो कुछ सवाल आपको देके जाता हूँ, इसको करके रखिए। DPP1 है, अगर आपने इसको कर लिया तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बॉन्डिंग दिखाया था। कार्बन हाइड्रोजन के संग उसके क्या बनेगा, अरे बच्चा जानता होगा। ये खुद से करना है भैया, ये खुद से करना है। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु है, धातु की उपधातु की मिश्र धातु है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, ये सारे प्रश्न हम कर लेंगे। ठीक, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड बन सकते हैं, बना के देखिएगा, नोट्स में करा दिया गया है इसको। बच गया 5 नंबर आपके लिए नया है, लेकिन जो बच्चा 4 बना लिया होगा समझ के तो 5 भी बनाएगा, ये मेरा वादा है। तो प्यारे बालक जी, मैं यहीं पे थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझे याद रहा कि आपको ये भी मिलवाना होगा। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 का हम इंतज़ार करेंगे आपके लिए। तो कब पढ़ने में जाएगा, जब बच्चे मेरे इसको पढ़ के आ जाएंगे, नोट्स बना लेंगे, कमेंट प्यारा से कर देंगे, जो कि तुम लोग प्यारा से कमेंट करते नहीं हो, जबकि आपके लिए इतना सुंदर काम किया गया है। थोड़ा कोई पढ़ने वाला बच्चा को थोड़ा नोट्स दिखाइएगा, ये अपने अच्छे टीचर से दिखाइएगा, खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर भी, या आपके नोट्स को देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ने भी लगातार वीडियो मिलेंगे। अभी देखिए केमिस्ट्री का नोट्स रेडी है, ये तो कर डाल दिया हूँ। क्या बोलते हैं, फिजिक्स का नोट्स रेडी है, बायोलॉजी का नोट्स रेडी है। तो बायो का लेक्चर मैं सुबह अपलोड करूँगा, क्योंकि देखिए अब रात है और देखो पर्व त्यौहार चल रहा है, हॉलीडे है, फिर भी मैं आपके लिए खट रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग कितने आराम से मस्ती कर रहोगे, इन्जॉय कर रहोगे, कोई बात नहीं। जब बच्चा आपके भैया जी जब हैं तो आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हो, तुम थोड़ा खेल सकते हो, थोड़ा मस्ती कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको उस अपने परिश्रम को बिल्कुल साकार करके दिखाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के वीडियो को जरूर नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो कभी कभी व्यूज़ है लेकिन लाइक और शेयर नहीं है ना। आप लाइक करते हो ना शेयर करते हो, कितना दुख की बात है। धन्यवाद।